एवरीवन, स्वागत है आपके अपने क्लास सरकारी नौकरी में। 36,590 के 5 तारीख के नियुक्ति पत्र के बाद अब आगे क्या करना है, तो आगे कार्यभार ग्रहण करना है। या कहाँ होता है, तो यह बीएससी ऑफिस में होता है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ भी बीएससी ऑफिस है वहाँ आप कार्यभार ग्रहण करने जाएंगे, कार्यभार ग्रहण करने जाएंगे। और कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। ये जो बैक स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कार्यभार ग्रहण का यह पत्र है, इसे आप भरेंगे और इसे आप वहाँ पर बीएससी ऑफिस में सबमिट कर देंगे। अभी मैं इसको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे टाइप करा सकते हैं या अपने नज़दीकी किसी संपर्क में कहीं से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स क्या इस पर लिखा हुआ है। सेवा में श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे। विषय देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्यभार ग्रहण करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है, अपना नाम लिखेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम जो लोग भी होंगे, फिर निवासी जनपद का नाम। इसमें लिखा है कि मेरा 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हो गया है और मैं कार्यभार ग्रहण करना चाहता हूं और अपने सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र मैंने संलग्न कर दिए हैं। तो आपसे निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आपकी महान दया होगी। सही बात है, दया तो होगी ही, क्योंकि अध्यापक जो बन गए अब। तो धन्यवाद यहाँ लिखते हुए डेट डाल देंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे बढ़िया वाला जो करते हैं। फिर नाम, पता, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ डिटेल्स भरते हुए आप कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। जो लोग डीएलएड करते हैं, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी जब विद्यालयों में पढ़ाने जाते हैं, यानी कि जब उनका ट्रेनिंग चलता है विद्यालयों पर, तो प्राइमरी स्कूल पर पढ़ाने जाते हैं डीएलएड वाले एक महीने, तो उनको इसी तरह के कुछ फॉर्मेट्स दिए जाते हैं। फिलहाल जो फॉर्मेट्स होता है थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, लेकिन उसमें भी आपको विद्यालय पर जाकर के कार्यभार ग्रहण करना होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बीएससी ऑफिस में ही कार्यभार ग्रहण करना होगा। अभ्यर्थियों को बीएससी ऑफिस में जाएंगे, जो कार्यभार ग्रहण होगा उसके बाद आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। फिलहाल 1 हफ्ते तक आपको बीएससी ऑफिस में जाकर के अटेंडेंस लगाना होगा। उसके बाद आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। आगे की प्रक्रिया में विद्यालय आवंटन में जो लोग सामान्य वर्ग के, यानी कि पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी होंगे सामान्य वाले, उन लोगों के लिए सूचना है कि सभी जितने पुरुष हैं दिव्यांग को छोड़ करके जितने भी पुरुष आएंगे सब सामान्य में आएंगे। और इन्हें एक रोस्टर के तहत एक सॉफ्टवेयर बना रहता है जिसे इन्हें ऑटो सिलेक्ट हो जाता है, सारे नाम, सारे डिटेल्स, और इन्हें विद्यालय आवंटित हो जाता है। जबकि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है और दिव्यांगों के लिए भी ऐसा नहीं है। ये अपने विद्यालय का चुनाव स्वयं कर सकते हैं और इनके मेरिट के आधार पर इनके नज़दीकी विद्यालय इनको प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ये तो सारे डिटेल्स रहे जो कार्यभार ग्रहण करने हैं। अब बात करते हैं आगे। आपको पता ही होगा 9, 10, 11 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है। इस काउंसलिंग में कौन लोग सम्मिलित होंगे, इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि मेरा काउंसलिंग छूट गया है पहले वाले में, या मेरा काउंसलिंग छूट गया है दूसरे वाले में, क्या मैं तीसरे वाले काउंसलिंग में, इसे तीसरा काउंसलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि थर्ड काउंसलिंग अभी आने वाला है, होने वाला है। ये फर्स्ट स्टेप के बचे हुए लोग हैं, सेकेंड स्टेप के बचे हुए लोग हैं जिनकी काउंसलिंग हो रही है। यानी कि पहले से ही अपनी सीट पर ये लोग थे, बस इनको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर रखा गया था किसी कारणवश, जो भी इनकी त्रुटियां थीं, जो भी गलतियां थीं इनके डॉक्यूमेंट्स में, तो इनको एक मौका दिया जा रहा है। तो 9, 10, 11 तारीख को मौका दिया जा रहा है काउंसलिंग का, और वहीं 12 तारीख को इन लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया जाएगा, जैसे 5 तारीख को नियुक्ति पत्र पकड़ाया गया है लोगों को। तो 12 तारीख के नियुक्ति पत्र में शामिल होने वाले कौन वे अभ्यर्थी होंगे जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे। पहले नंबर पर वे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर था, कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने अब ठीक करा लिया है, या तो कोई उसका एक ऑप्शन मिल गया है जो भी रूल रेगुलेशन के तहत हो, तो वो लोग काउंसलिंग में जाएंगे। दूसरे वे नंबर के अभ्यर्थी जाएंगे जो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं जा सके थे, किसी भी कारणवश नहीं जा सके थे, सेकंड काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं जा सके थे, वे लोग इस काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। शासनादेश आपको हम दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए कि क्या कहा जा रहा है शासन द्वारा शासनादेश में। यहाँ पहली लाइन में कहा गया है, पहले पॉइंट में, कि जो लोग भी पुनः काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जिनको अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी अब लेखी विसंगतियां हो गई थी जिसके कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी अथवा उन्हें काउंसलिंग में ओके नहीं किया गया था, वे लोग पहुंचेंगे। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि जो लोग किसी कारणवश प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें 9, 10, 11 दिसंबर को काउंसलिंग में उपस्थित होने का मौका दिया जा रहा है। 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके अभिलेखी विसंगतियों के संबंध में 4 दिसंबर 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। यानी कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पूरा डिटेल्स
था। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं कि मेरे क्या क्या डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम हो, एरर हो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, एकेडमिक सर्टिफिकेट वगैरह में है, तो हमें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, काउंसलिंग नहीं की जाएगी। वो सब कुछ 4 दिसंबर वाले में डिटेल्स में दिया हुआ है। कृपया काउंसलिंग की उपरोक्त तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, मतलब जितना इसको प्रसारित कर पाया जाए उसको किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो फर्स्ट काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं जा पाए थे, सेकेंड में नहीं जा पाए थे, तो उनको यही पता है कि हम नहीं जा पाएंगे। कुछ उनको भड़काते रहे, कह रहे नहीं नहीं थर्ड काउंसलिंग होगा तब जाना, ये वाला नहीं है, वो इसमें नहीं जाने दिया जाएगा। ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां रह गई थी सर्टिफिकेट वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार और साफ देख सकते हैं, किसी कारणवश जो अभ्यर्थी फर्स्ट एवं सेकेंड काउंसलिंग में रह गए थे, नहीं जा पाए थे, वो लोग भी इसमें उपस्थित हो जाएं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है जो किसी कारणवश वो नहीं उपस्थित हो पाए थे और मायूस थे, सब कुछ करके भी उनका सब कुछ बेकार हो गया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में हमसे ही पूछे थे, लेकिन कुछ आधिकारिक सूचना विस्तृत रूप से नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ उनका एक सटीक जवाब नहीं दिया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर दिया था कि आप चाहें तो एफिडेविट लगा करके बीएसएस से आप अलाउ करा सकते हैं और बिल्कुल आपको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। यह भी उसी का एक पार्ट है, लेकिन शासन के स्तर से ही सब कुछ इसमें कर दिया गया है, तो किसी भी बीएसएस से आपको अलाउ करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप धड़ल्ले से जा करके कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो फिलहाल जो थर्ड काउंसलिंग के प्रतीक्षित अभ्यर्थी हैं, जो तीसरी काउंसलिंग होने वाली है, जो लगभग 6 से 7 हज़ार के बीच जो सीटें बचने वाली हैं, अभी ये 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों का मौका आएगा, वो लोग भी ऐसे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे और कार्यभार ग्रहण करते हुए इसी तरह से काउंसलिंग वगैरह कराते हुए आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो सभी अभ्यर्थियों को एक बार और बधाई देता हूँ, जिनको एक बार और ये जीवन दान मिला है, यह नौकरी उनके लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसीलिए उनको यह एक और सुनहरा अवसर दिया गया है। तो थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी भी आप परेशान ना हो, आपको भी इसी तरह मौका जरूर मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में कहा गया था, यदि आप तय समय में, यदि आप उसके पहले 5 वर्ष तक लगातार उत्तर प्रदेश के निवासी रह रहे हों तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो 5 साल नहीं पूरे हुए थे, अथवा किसी के 1 साल भी नहीं पूरे हुए थे, अथवा किसी का कोई रिश्तेदार भी निवासी नहीं था, ऐसे लोग काउंसलिंग कराने आए थे, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया गया। कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों को बाहर कर दिया गया। ये लोग पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट से इन्होंने बहुत मांग की, मन्नतें की कि हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। फिलहाल अगर कोर्ट कह भी देती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार शामिल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही स्थान देंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए बुरी खबर है, और उनका जो होप है, आशा है, वह नेगेटिव में बदल सकता है। काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट में पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, क्या मेरा इसमें सिलेक्शन होगा? तो शुरू से मेरा कहना था नहीं होगा, अगर आपका 5 साल पूरा नहीं हुआ है तो जिन अभ्यर्थियों का 5 साल पूरा नहीं हुआ है वो लोग कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए तो शायद उससे कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में सोची है, की है, वह पूरी हो गई है। उनका जो एक बार वो ठान लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, तो ऐसे ही कर देते हैं। तो ऐसे लोग हाथ पाँव ना चलाएं तो ही काफ़ी बेहतर होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।